चलो जी। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं अपने नए पॉइंट की तरफ। टेम्परेचर कॉफिशिएंट नाम सुना है आपने? टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसको रिप्रेजेंट कहीं से करते हैं? म्यू से। मतलब टेम्परेचर के साथ रिलेशन। देखिए, अपन अच्छी तरीके से जानते हैं जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेट बढ़ जाती है। अरे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? जैसे मान लेते हैं कोई आदमी चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है आराम से। अब मैंने उसके गरम गरम चिमटा लगा दिया, तो बताओ धीरे धीरे चलेगा तेज तेज चलेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ेगी। मतलब ये तो तय है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेट बढ़ेगी। लेकिन कितने टेम्परेचर पर कितनी रेट बढ़ेगी, तो इसका पता कैसे लगाया जाए? मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग रिएक्शन ले ली। हजारों रिएक्शन पर उन्होंने टेम्परेचर के साथ रेट की स्टडी करी। उन्होंने क्या किया, एक जैसे कोई एक रिएक्शन ले ली, उसका टेम्परेचर पहले 10 डिग्री बढ़ाया, फिर 20 डिग्री बढ़ाया, फिर 30 डिग्री बढ़ाया, और उसकी रेट की स्टडी करते गए, ग्राफ बनाते गए, एक टेबल बनाते चले गए। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यार जब अपन टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो जो रेट है ना पहले से 2 गुना या कुछ रिएक्शन से ना 3 गुना बढ़ जाती है। और ये सारा बताने वाला था एक साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल। तो क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बताया, जब किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो मैक्सिमम रिएक्शन में रेट 2 गुना बढ़ जाती है और कुछ में 3 गुना भी बढ़ जाती है। तो ये कहलाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब जैसे रेट बढ़ेगी तो रेट कांस्टेंट भी तो बढ़ेगा। रेट बढ़ेगा तो, क्योंकि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेट पर प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला कि साहब मैंने जैसे कोई भी रिएक्शन को टी डिग्री पर रखा, जैसे मान लेते हैं 20 डिग्री पर। अब मैंने उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाकर 10 डिग्री बढ़ा दिया, यानी कि मैंने 20 से बढ़ाकर कितना कर दिया, टी, यानी के टी प्लस 10 कर दिया। पहले 30 यानी कि 20 डिग्री, फिर मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया, यानी कि 20 प्लस 10 30 डिग्री कर दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 10 डिग्री तो रेट पहले से क्या हो जाती है, मैक्सिमम केस में दुगुनी या तिगुनी। मान लेते हैं इधर रेट कांस्टेंट पहले 1 था, अब दुगुना या 3 गुना हो गया पहले का। अरे ऐसा और नो, हर 10 डिग्री पर रेट अपनी इनिशियल वैल्यू की 2 गुना या 3 गुना हो जाती है। तो इन दोनों का रेशो कितना आएगा आपके पास, 2 या 3। अगर पेपर वाला कुछ भी ना बोले कि दुगुनी है कि 3 गुनी है, तो मेनली अपन 2 गुना मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यही कहलाता है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट। कोई जरूरी नहीं है ये कांस्टेंट, ये रेट भी हो सकता है। आप यू भी कह सकते हो R2/R1 या KT प्लस 10 अपॉन KT। 10 डिग्री के डिफरेंस पर ये आ रहा है आपका, और आपका आंसर आएगा 2 या 3। इसे ही बोला जाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। आप इसके न्यूमेरिकल को एक छोटे से MTR से भी कर सकते हो, आप यू भी कर सकते हो कोई MTR लगाकर। हालांकि इसके ऐसी कोई खास जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी कर लेना, R2/R1 म्यू की पावर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 10। आप इस फॉर्मूले से भी रेट कांस्टेंट या रेट का पता लगा सकते हो। तो पहले तो आप टेम्परेचर कॉफिशिएंट की डेफिनेशन लिखिए हेडिंग डालकर, और लिखिए ratio of rate constant for a particular reaction, ratio of rate constant for a particular reaction which is differ by 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन। क्योंकि डिफरेंस तो चाहे डिग्री में ले लो चाहे केल्विन में ले लो बराबर ही है ना। which is differ by 10 degree centigrade or 10 Kelvin is called temperature coefficient. Is called temperature coefficient. When the temperature of a reaction increased by, when the temperature of a reaction increased by 10 degree or 10 Kelvin,
10 डिग्री और 10 केल्विन, देन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, देन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इंक्रीज बाय 2 टाइम और 3 टाइम, इंक्रीज बाय 2 टाइम और 3 टाइम। तो इस कहानी से अपन को क्या शिक्षा मिल रही है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, रेट भी बढ़ती है। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जब अपन को पता लगेगा। हो गया? अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री टू 60 डिग्री, देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। 10 से मैंने बढ़ाकर 60 कर दिया, यानी कि टेम्परेचर पहले 10 था, 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया, 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया, 30 से बढ़ाकर 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे ही कर रहा है ना। और अपन हमेशा जानते हैं हर 10 डिग्री पर रेट अपनी इनिशियल वैल्यू से दुगनी हो जाती है। मान लेते हैं पहले इसकी रेट R थी, तो कितनी हो गई 2R, फिर दुगनी हो गई 4, फिर दुगनी हो गई 8, फिर दुगनी हो गई 16, फिर दुगनी हो गई 32 गुना हो गई, यानी कि 10 से 20 होते रेट दुगना हो गई। हर 10 डिग्री पर अपनी इनिशियल से दुगना हो जाती है, यानी कि R2 R1 से कितना गुना हो गई, 32 गुना हो गई। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यह आपका फर्स्ट वे है। आप अन्य भी तो कर सकते हो मेरे बच्चों, कि आपने अभी पढ़ा कि R2 अपॉन R1 बराबर म्यू डेल्टा टी की पावर 10। म्यू पेपर वाला कुछ बोल ही नहीं रहा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, तो 2 मानकर ही चलना। एक बार जेई में क्वेश्चन में उसने खुद ना बोला था, जब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट 3 गुना हो गया, अब करो, तो उसने आपको बोल दिया भैया म्यू की वैल्यू 3 है। यहां नहीं बोल रहा तो मैं मैंने 2 ही मानूंगा, बोलेगा तो मैं 3 से कर देता, 3 फिर 6 फिर 12, इस तरीके से आप उसको क्या करते रहते, बढ़ाते चलते। अरे ऐसा और ना, सही बोल रहा हूं ना? 3 फिर 6 फिर 9, अरे 3 गुना करना है, 3 से 3 गुना करो 9, फिर 9 का 3 गुना करो 27, फिर 27 का 3 गुना करो। वो जब करना है जब आपको म्यू की वैल्यू 3 दे दे, और अगर म्यू की वैल्यू 2 दे तो आपको दोगुना करना है, 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, आगे समझ में? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, R2 म्यू डेल्टा टी कितना है, ये डेल्टा टी 60 10 50 अपॉन 10, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका 32, यानी कि R2 अपॉन R1 आ गया 32। तो बताओ R2 बराबर क्या 32 R1 आया कि नहीं आया? ये तब आया जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाकर 10 से कितना कर दिया, 60। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? अब चलो जी साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ो इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब एक रिएक्शन है ABCD, यही कह रहा है ना आपसे, और इस रिएक्शन में उसने कंसंट्रेशन के बेस पर रेट का आंसर निकाला है। वो कंसंट्रेशन चेंज करता जा रहा है, रेट बदलता जा रहा है। अरे असोड़ नो, और आपसे पूछ रहा है भाई साहब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। अरे यही है, तो सबसे पहला काम ऑर्डर निकालने के लिए आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, R बराबर के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A और B। अब साहब मुझे क्या पता, अगर मुझे ये ही पता होता तो ऑर्डर ही बता देता ना मैं। अब मैंने मान लिया X होगा, एक Y होगा, यही मान लेते हैं। अब इसकी लाइन पढ़ते चलो, ये क्या कह रहा है, when the concentration of A और B double then rate of reaction becomes 2 time। क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम, 2 की जगह इसको 8 करो आप, 2 की जगह कितना कर लो, 8 करो। हाँ जी,
क्या कह रहा है आपसे ये कि जब मैंने दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, अब नजर बोर्ड पे रखना, जैसे आर बराबर के, दोनों की कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया। अब रेट हो गई कितनी आपकी साहब, 8 गुना हो गई 8। अब बताओ मेरा 8 कब आएगा, तो साहब ये तो 4 यार है, तो 8 तो तब आएगा या तो इसके ऊपर 2 लगाऊं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, या मैं इसके ऊपर 2 लगाऊं 2 दूनी 4 इंटू 2 8। अब यार किसके ऊपर 2 लगाऊं, तो अब इसके बाद वो आगे चल रहा है, वो कह रहा है जबकि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम। ये क्या कर रहा है कि जब मैं बी की कंसंट्रेशन को दुगना कर देता हूं ना, बी की कंसंट्रेशन को दुगना, तो रेट मेरी दुगनी हो रही है। कितनी हो रही है, दुगनी। दुगनी इसको दुगना कर रहा हूं तो ये भी दुगना हो रहा है, तो मतलब इसकी पावर में ही की तो है। नहीं समझ में नहीं आया, वापस देखो। वो कह रहा है कि यदि मैं बी की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा हूं तो रेट भी दुगनी हो रही है, तो इसकी पावर में तो एक है। अगर वो बोलता कि मैं बी की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा हूं तो रेट मेरी 4 गुना हो रही है, 4 गुना, दुगने से ये 4 हो रहा है तो पावर में 2 आ जाता। लेकिन मेरे से पेपर वाले ने क्या कहा कि भाई साहब बी की कंसंट्रेशन को दुगना कर रहा हूं तो रेट दुगना हो रही है, तो मतलब बी की पावर पे तो 1 है, तो फिर ए की पावर पे अपने आप ही 2 आ जाएगा, तभी तो मेरा आंसर 8 आएगा। तो अब देखो, अब वापस लाइन पढ़ो, यदि ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को दुगना कर देता हूं तो रेट 8 गुना हो रही है, 2 की पावर 2 4 और इंटू 2 8 आ गया मेरा आंसर। तो बताओ ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है 2 और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर का सम हो जाता है, यानी कि 3 ऑर्डर की रिएक्शन है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया? चलो जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से करना भैया इन क्वेश्चन को, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि मैटर ए डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, कंसंट्रेशन ऑफ ए इन कंटेनर फर्स्ट एंड सेकंड इज 1 मोलर एंड 0.6 मोलर। ये कह रहा है भाई साहब 2 कंटेनर है, कितने कंटेनर, कंटेनर ए है और एक आपका कंटेनर बी है, यही कह रहा है ना पेपर वाला। एक कंटेनर फर्स्ट है, एक कंटेनर सेकंड है, और दोनों के अंदर एक ही सब्सटेंस रखा हुआ है ए, और इस ए की कंसंट्रेशन ए के अंदर तो कितनी है, यहां पर कितनी दे रखी है, 1 मोलर। ठीक है, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लो। ये लो, ये कंटेनर हो गया आपका फर्स्ट और ये कंटेनर हो गया आपका सेकंड। इधर कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इधर कंसंट्रेशन भाई साहब ने कितनी दी आपको, 0.6 मोलर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, आफ्टर 8 आवर इन कंटेनर फर्स्ट, 8 घंटे बाद ए की कंसंट्रेशन 0.25 होती है, यानी कि ये जो ए है ना ए, ये 8 घंटे बाद 1 मोलर से हो जाता है आधा, फिर आधे से हो जाता है और आधा, यही तो हुआ, 1 से आधा, आधे से 0.25। तो ये कह रहा है कि 1 से 0.25 होने में, यही कह रहा है ना क्वेश्चन में कि कंसंट्रेशन ए बिकम्स 0.25 मोलर, कितनी हो गई, 0.25 मोलर हो गई 8 घंटे के अंदर, यानी कि यहां से यहां जाने में इसे कितना आवर लगा, 8 घंटे। और अपन जानते हैं कि ये कौन सी ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर में हमेशा टी हाफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब बताओ 1 से आधा, आधे से और आधा, यानी 0.25 में पूरा 8 घंटे का समय लगता है, तो बताओ क्या ये टी हाफ है, क्या ये टी हाफ है क्या, तो बताओ यहां टी हाफ की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 4 घंटे इधर आ रही है, 4 घंटे इधर आ रही है। साहब आपने 6 और 2 क्यों नहीं किया, 4 और 4 ही क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ फिक्स होता है, अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 ही होगा। देखो पीछे मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए, तो मुझे यहाँ पर टी हाफ का पता लग गया कि साहब मेरा यहाँ अर्ध आयुकाल की वैल्यू 4 घंटे आ गई, रिएक्टेंट तो एक ही है। अब ये कह रहा है कि ये ए जो है ना, यही माल मसाला मैंने बी में भरा हुआ है जो 0.6 मोलर है। अब वो अगली लाइन में क्या कह रहा है
कि फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम फॉर कंटेनर सेकंड टू बिकम 0.6 मोलर टू 0.3 मोलर। ये कह रहा है इसके 0.6 मोलर को 0.3 मोलर होने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये टी हाफ ही तो पूछ रहा है मेरे से। तो टी हाफ तो मैंने निकाल ही लिया, तो बताओ इस टी हाफ की वैल्यू कितनी आ गई। ये टी हाफ, अरे एक ही तो रिएक्टेंट है, तो टी हाफ आपका 4 आवर्स आ गया। भाई रिएक्टेंट तो आपका सेम ही है, तो आपसे उसने टी हाफ पूछा 0.6 से 0.3 होने में, यही पूछा ना 0.6 से 0.3 में, तो उसने मेरे को एक वैल्यू दे दी, तो उससे मैंने टी हाफ निकाल लिया, ये टी हाफ इसका हो गया। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो पहले ग्राफ पढ़ते हुए, यहीं चलो यहां कर देता हूं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ो, आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है ना। मैंने कंसंट्रेशन टाइम के बीच में ग्राफ खींचा है, ए घटता जा रहा है, रिएक्टेंट बी बढ़ता जा रहा है। अब मेरे से कह रहा है कि भाई साहब ये वाला टाइम बताओ, ये वाले पॉइंट पर टाइम बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मुझे वो टाइम बताना है जब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, यही बताना है ना। अब देखिए मुझे अच्छे से पता है ए से आपका बी बन रहा है, मान लेते हैं टी बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है ए, इसकी 0 है। टी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की बनेगी। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2a माइनस एक्स कर देता, 2a माइनस 2x, जो पेपर वाला देता मैं उस हिसाब से करता। मान लो रिएक्शन में अंदर यू लिखा होता 2a, तब आप क्या कहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी हो गई 2a, इसकी 0 हो गई, 2a माइनस 2x, क्योंकि एक ए में से एक एक्स घटा है तो 2a में से 2x घटा देते। अरे यस सर, नो सर, ये ध्यान रखना। तो अगर मान लो पेपर वाला यू कहता, जैसे पेपर वाले ने यू कहती कि साहब ये रिएक्शन है 2a प्लस बी, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, 2a नहीं, उसने कहा ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए है। अब बता 2a मत माना, 2a तो मैंने इसलिए माना, उसने बोला ही नहीं तो मैंने 2a ले ली। अब उसने कहा ना मुन्ना ए ही है, तो मैंने कहा 0। अब ए माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा 2x, क्योंकि मोल तो 2 है, ए माइनस 2x, घटाना तो उतना ही है जितना आगे लिखा हुआ है, और बनाना भी उतना ही है जितना आगे लिखा हुआ। अगर 3 लिखा होता तो 3x बनाते, 1 लिखा हुआ तो 1x बनाएंगे। ये ध्यान रखना, ये अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, उसमें आएंगे सारी चीजें। अब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ए से आपका बन रहा है बी, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए मान लो, इसकी 0 मान लो, टी टाइम पर ये घट के ए माइनस एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब मेरे से कह रहा है कि वो टाइम बताओ, वो टाइम जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है। इनिशियल टाइम थोड़ी है, 0 वाला टाइम थोड़ी है। आगे बढ़ा तो मुझे वो टाइम बताना है जब a माइनस एक्स और x आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अरे यार छोड़ दो, तो a बराबर क्या हो गया 2x, तो x बराबर क्या हो गया a/2, यानी कि एट t डैश पर x बराबर a/2 हुआ है, यानी कि x की वैल्यू जो है अपनी इनिशियल वैल्यू से आधी हो गई, यानी कि माल आधा हो गया, यानी कि ये हाफ लाइफ है। कभी गलती से पढ़ा हो कि जब भी अपन टी के नीचे लिखते हैं तो टी के नीचे क्या लिखते हैं, खर्चा, रिएक्टेंट कितना खर्चा हो गया, तो खर्च कितना हुआ रिएक्टेंट x, यानी कि आधा खर्च हुआ है, आधा, तो ये आपका टी हाफ है। सर अगर यहाँ a/4 आता तो टी 1/4 होता। सब यहाँ 7/8 आता तो टी 7/8 होता। मेरी बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चों?
चले आगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन खूब आता है पेपर के अंदर, ये पेपर वाला खूब पूछता है। एक रेडियो एक्टिव मैटर है, अब इतना कहते ही मुझे उसने ऑर्डर के बारे में तो दिया नहीं, तो मेरे समझ में आ गया रेडियो एक्टिव मैटर मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये 50% डिकम्पोज हो रही है 20 मिनट के अंदर। ये कोई भी मैंने एक मैटर लिया रेडियो एक्टिव था, वो 20 मिनट में 50% कंप्लीट हो रहा है, खर्च हो रहा है मतलब। तो कह रहा है 75% उसको खर्च होने में कितना समय लगेगा। इसको करने के दो तरीके हैं, पहला और दूसरा। पहले अपन बड़ा तरीका करके देखते हैं। अपन अच्छे से जानते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू तो हमेशा बराबर होती है, एक रिएक्शन का के हमेशा फिक्स होता है। अरे यस सर, नो सर, के का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स या सी नॉट अपॉन सी टी, जो भी लिखना चाहो। यहां भी वो लिख देता हूं 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए तो जानते हो रिएक्टेंट प्रारंभ में कितना है, ए माइनस एक्स, रिएक्टेंट टी टाइम पर कितना है, और वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट ए से ए माइनस एक्स में बदला, हजारों बार बोल दिया। अब ये कह रहा है कि साहब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, 50% कंप्लीट होने में, तो मैं मान लेता हूं शुरू में कितना था, ये 100 था। कितना था शुरू में? 100 था साहब शुरू में। अब ये कह रहा है 50% खर्च हो गया, तो बचा कितना? 50 होने में 20 मिनट का समय लग रहा है। मैं तो वही कर रहा हूं जो नॉर्मली अपन करते हैं, 20 मिनट का समय लग रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई साहब 75% खर्च होने में कितना समय लगा। मान लेता हूं पहले कितना था आपके पास, वही 100। 75% खर्च हो गया तो टी टाइम पर बचा कितना आपके पास? 25। तो टाइम बताओ, वो टाइम बताओ आप साहब। अब आप कूद रहे होंगे 2-4 नंबर, सर टी बराबर 2t हाफ और टी हाफ बराबर 2t हाफ, ऐसे करके t3/4 बराबर 2t हाफ, ऐसे करके देख लो। अरे रुक जा, अपन वो करेंगे, लेकिन ये तरीका भी आपको आना चाहिए। वो तो तब कर सकते हैं जब आपके पास टाइम की वैल्यू ऐसे दे रखी हो, हाफ, 3/4, 7/8 वैसे। लेकिन अगर पेपर वाले ने दे दिया कि भैया 92% कंप्लीट होने में, लेकर 67% कंप्लीट होने में, तब तो आपको यही तरीका काम में लेना पड़ेगा। अरे ऐसा नो, 67% मतलब पहले 100 थी, खर्च हो गई 67, तो बची कितनी है आपकी? 33% है, तो यहाँ 33 लिखना पड़ेगा। सही है। चलो जी, अब इसको काटा पीटी मचाओ, तो ये क्या बच गया आपके पास? log 2 बच गया ना। आप चाहो तो इसकी जगह पूरा ये भी लिख सकते हो 0.693 अपॉन के। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2t हाफ अपॉन 20, मतलब कई तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको आता है वैसा आप कर सकते हो। तो यहां पर बताओ कितना आ गया? log 2 आ गया, तो 2.303 इंटू log 2 और नीचे कितना है आपका? 20, बराबर में कितना है आपका? 2.303 अपॉन ये टाइम मुझे निकालना है, और ये आ गया आपके पास log 4। सुन, log 4 को मैं 2 log 2 भी तो कह सकता हूं, यही लिख दू log 4 मतलब 2 log 2। अरे ऐसा और ना, चलो मैं बिना काटे इस टाइप को यूं का यूं लिख देता हूं। ये लो 2.303 log 4, तो log 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या आप? तो 2 की पावर 2 में से 2 आगे ले आऊं तो कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। तो 2.303 अपॉन टी इंटू 2 log 2। अरे यस सर, नो सर, आप तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन गया आपका? इंटू 2 log 2। अब क्या आपका यहां log 2 से log 2 को काटा जा सकता है? 2.303 से क्या 2.303 को काटा जा सकता है? तो बताओ t बराबर 20 इंटू 2 40 आ गया क्या नहीं? t बराबर आपके पास 40 आंसर आ गया, मिनट में दे रखा है तो 40 मिनट आ गया। अरे यस सर, नो सर, ये तो आपका पहला तरीका है, मुझे तो ये ज्यादा ठीक लगता है। यही ठीक है, इसी तरीके से किया करो, क्योंकि अगर आप दूसरा तरीका काम में लेते हो ना तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा, आपको जैसा करना है। कईयों को तो दूसरा ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसे मान लेते हैं शुरू में कंसंट्रेशन मान लेते हैं किसी भी रिएक्टेंट की 1 मोलर थी, ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। 1 से वो हो गया आधा, तो इसे बोलते हैं अपन टी हाफ। फिर आधे से और आधा मतलब 1/4 हो गया, इसे भी बोलते हैं टी हाफ, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? यहां खर्च कितना हुआ? आधा, ये टी हाफ है। और यहां से यहां तक खर्च कितना हुआ? यहां से यहां तक खर्च 1/4 खर्च हो गया, 1/4 खर्च हो गया। रिएक्टेंट ये बचा है, खर्च हुआ है 3/4।
ये रिएक्टेंट है ना आपका, एक बचा, एक था शुरू में, आधा बचा है, आधा खर्च हो गया, एक चौथाई बचा है, तीन चौथाई खर्च हो गया, तीन चौथाई खर्च हो गया, x तीन चौथाई, तो मतलब ये तीन चौथाई है। तो बताओ t 3/4 2t½ के बराबर हो गया, एक t½ टू टी हाफ। तो बताओ t 3/4 बराबर कितने t½ के हो गए, 2t½ क्या आपको पास t½ की वैल्यू है क्या क्वेश्चन के अंदर? यस सर, साहब दे रखा है मुझे कि 50% यानी t½ की वैल्यू दे रखी है 20। तो बताओ 20 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास, 40 हो गया। तो 40 मिनट आपका आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज्यादा जोर क्यों नहीं दिया। अगर मान लेते हैं पेपर वाला आपसे कहता है कि साहब 35% डिसोसिएट होने में 20 मिनट का समय लग रहा है, तो बताओ 70% डिसोसिएट होने में, तो निकालो, लो ऐसे निकालो। तब नहीं कर सकते, अब तो आपको यही तरीका काम में लेना पड़ेगा, आने आपको दोनों चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा? चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पढ़िए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिएक्शन के लिए सेम है, ठीक है, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोलर है शुरू में, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड R3। अपन क्या कहते हैं, तीन रेट में रिलेशन पूछ रहा है। अपन जानते हैं कि R1 बराबर क्या होता है, के ए की पावर, किसी भी जो रिएक्शन की रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, और ऊपर पावर में क्या लिखी जाती है अपन, ऑर्डर। ऑर्डर जो आपको देगा, पेपर वाला कह रहा है साहब ये फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरे में कह रहा है ये सेकंड ऑर्डर है, और तीसरे में कह रहा है ये थर्ड ऑर्डर है। तो साहब आपने K1 K2 K3 क्यों नहीं लिखा? वो कह रहा है कि इनकी वैल्यू तो तीनों में बराबर है। अब वो कह रहा है कि इन तीनों में रिलेशन बताओ, यदि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है आपके पास, 1 मोलर, ठीक है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर। अब यहां पर भी 1 मोलर है, यहां पर भी 1 मोलर है, यहां पर भी 1 मोलर है। अब बताओ एक का पावर 1 करो, एक के पावर 2 करो, या एक के पावर 3 करो, तो वो तो एक ही आएगा। तो R1 बराबर के, तो यहाँ R1 बराबर क्या हो गया, R2 बराबर क्या हो गया, R3 बराबर हो गया। अरे यस सर, नो सर। चलो जी, अगर मान लेते हैं वो कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की एक ना मानकर, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए मोर देन 1 होती। अब बताओ जब एक से बड़ा होता, जैसे दो दो मान लो ना, तो बताओ ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो बड़ा कौन सा होता, 2 की पावर 3 आता है ना, 2 × 2 × 2 8 हो गया। तब बड़ी कौन सी होती है आपकी, R3। अगर मान लेते हैं पेपर वाले ने आपसे यूं कही होती, साहब एक ही कंसेंट्रेशन एक से कम है, जैसे एक से कम मान लो 0.1 मान लो, एक से कम हो गया 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 का 1, -1 का 2, -1 का 3, 10 की पावर -3 आ जाता, तो मतलब ये सबसे छोटा होता। तो यानी कि R3 सबसे छोटा होता, उससे बड़ा R2 होता, उससे बड़ा R1 होता। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से तो उसने A बराबर 1 कहा है, तो रेट में कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मैंने एक क्वेश्चन में आपके तीनों ही क्वेश्चन करा दिए, जैसा पेपर वाला पूछे वैसे जवाब देना। अब कोई जरूरी नहीं है या इनिशियल कंसेंट्रेशन कहे, आपसे कंसेंट्रेशन भी कह सकता है। मैंने इनिशियल का मतलब क्या माना है कि मैंने 3 रिएक्शन लिए, उनकी इनिशियल मतलब ये कंसेंट्रेशन तीनों की बराबर कह रहा है, वो 1 मोलर 1 मोलर, ठीक है। कॉपी करो। हो गया बच्चों? अब देखिए साहब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, कंसेंट्रेशन N2O5 की आपसे पूछ रहा है। यार ऑर्डर नहीं दी उसने, कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाओगे ऑर्डर का पता?
रेट कांस्टेंट से लगता है। आपको क्या दे रखा है, के सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स दे रखा है, तो मतलब कौन सी ऑर्डर हो गई आपकी, फर्स्ट ऑर्डर हो गई। याद आ रहा है मोहनलाल तिवारी से, मोहनलाल तिवारी 1 माइनस एन 0 मान लो है, अरे ऐसा और ना, अब 1 मानो, फर्स्ट ऑर्डर मान लो, तो एक में से एक गया, एक में से एक गया, एक में से एक गया, ये तो खत्म हो गए ना, खत्म, पावर जीरो 1 हो गया, तो टाइम इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स कब आया, जब ऑर्डर फर्स्ट है। खूब सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कह रहा है आपसे वो। अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में आपको पहले R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2O5 पावर में 1 लगाना पड़ेगा, यही है ना फर्स्ट ऑर्डर। अरे यस सर, नो सर। अब आपके पास क्या R है क्या क्वेश्चन में, रेट ऑफ रिएक्शन है साहब, क्या आपके पास K है क्या क्वेश्चन में, यस सर ये रहा। अब दोनों वैल्यू पुट करके N2O5 के कंसंट्रेशन निकाल लो, तो इस रेट पर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, तो R अपॉन K कर दो, R अपॉन K। क्या आपके पास R की वैल्यू है क्वेश्चन में 2.4 इंटू 10 के पावर -5। क्या K की वैल्यू है क्वेश्चन में, K की वैल्यू कितने दे रखी है, 3 इंटू 10 की पावर -5। ये तो कट ही गया आपका, 8 यानी कि 0.8 मोल पर लीटर आपके कंसंट्रेशन आ गई N2O5 की। इज दैट क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां पर तो अपन ने अलग अलग तरीके के कई सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अगला पॉइंट जो है ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, आर्हेनियस इक्वेशन, कॉलिजन थ्योरी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पे फिक्स है क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपका नीट हो चाहे जेई हो, क्योंकि उस टॉपिक के बिना ये चैप्टर ही अधूरा है। कॉलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन, फिक्स है, क्वेश्चन आना है, हर साल आता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।